नाउ हम देखते हैं यहाँ पर हर्डमानिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र किस तरह से उपस्थित रहता है और कैसे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन में हेल्प करता है या मदद करता है। जब भी हम उत्सर्जी तंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस तरह से ये व्यवस्थित रहता है। जब भी इसकी हम बात करेंगे तो ये है नर्व गैंग्लियन, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है नर्व फाइबर्स, नर्व तंतुक जिन्हें हम बोलते हैं। इसकी हम अगर बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सल या पृष्ठ ट्यूबर, ठीक है। और ये है हमारा न्यूरल ग्लैंड या फिर इसे हम न्यूरल ग्रंथि भी बोलते हैं। तो मोस्टली हर्डमानिया में उत्सर्जन तंत्र न्यूरल ग्रंथि के द्वारा ही होता है। और ये न्यूरल ग्रंथि कहाँ पर व्यवस्थित रहती है? नर्व गैंग्लियन के ऊपर की तरफ डॉर्सल ट्यूबरकल में इसकी जो एक नलिका है वो यहाँ पर खुले। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये होती कैसी है? भूरे रंग की ब्राउन कलर्ड ग्रंथि है, राइट। और इसकी ओपनिंग जो है वो डॉर्सल ट्यूबरकल के अंदर, पृष्ठ ट्यूबरकल के अंदर खुल रही है। ये तो हम हर्डमानिया में बात करते हैं। बाकी जो इसके अलावा यूरोपॉडेट्स हैं उनमें हमने बोला है कि न्यूरल ग्रंथि पृष्ठ सतह पर ये जो नर्वस सिस्टम है इसके नीचे व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्योंकि हर्डमानिया में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसलिए ये इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है डॉर्सल ट्यूबरकल के पास और मेंटल में धंसी हुई रहेगी, ठीक है। मेंटल जो प्रावार है उसके अंदर ये अटैच्ड रहेगा। तो क्या होगा यहाँ पर? कैसी है ये? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में है और इसमें बहुत सारी नलिकाएं उपस्थित रहेंगी, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स मिलकर इस सिस्टम को बनाती हैं। और ये सारी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सारी ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर यहाँ खुलती हैं डॉर्सल ट्यूबरकल, ठीक है। तो इस तरह से इनका उत्सर्जन तंत्र जो है व्यवस्थित रहता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इनमें कुछ कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। उन कोशिकाओं को हम कहते हैं नेफ्रोसाइट्स, जिसका मतलब है कि ये ऐसी कोशिकाएं जो हमने ब्लड में पढ़ी थी, ब्लड के अंदर नेफ्रोसाइट कोशिकाएं प्रेजेंट थी, तो ये उत्सर्जी कोशिकाओं की तरह कार्य करती है। और इनके अंदर जैसे जैसे फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब, अवशोषण हो जाता है भोजन का, भोजन फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसके बाद जो बचा हुआ भोजन रहता है, जो अपचित अवस्था में भोजन रहता है, वो कहाँ आके कलेक्ट हो जाता है? नेफ्रोसाइट्स में, जिसे बाहर निकालना जरूरी है। अब ये अपचित भोजन और इसी के साथ साथ उसका डिग्रेडेशन होता है, तो ये यूरेट पार्टिकल्स या यूरेट के कण के रूप में और इसी के साथ ज़ैंथीन जो होता है
वो भी इनके अंदर इन नेफ्रोसाइट कोशिकाओं में आकर संचित हो जाते हैं, ठीक है। और यही नेफ्रोसाइट कोशिकाएं बाहर की तरफ इन दोनों पार्टिकल्स को रिलीज करती हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो न्यूरल कैनाल के द्वारा ये डॉर्सल ट्यूबरकल में आएंगी और डॉर्सल ट्यूबरकल से इस जगह से, इस रीजन से, यहाँ से ये एट्रियल गुहा की तरफ जाए और वहां से बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करती जाए। तो इस तरह से यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र वर्क करेगा। ग्रंथि कौन सी होगी? न्यूरल ग्रंथि, न्यूरल ग्लैंड। तो इसे दास नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये वर्क करती है और किसके अंदर कैसे पदार्थ बाहर की तरफ सिक्रीट या एक्सक्रीट किए जाते हैं। बाहर की तरफ उत्सर्जी पदार्थ ये होते हैं यूरेट पार्टिकल्स एंड ज़ेंथी, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट थे, दास एंड को-वर्कर्स, और इसी के साथ कुछ और साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने मिलकर ये थ्योरी दी कि जो न्यूरल ग्रंथि है, जिसे हम न्यूरल ग्लैंड कह रहे हैं, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के समान या समजात होती है, ठीक है। उसी की तरह वर्क करती है पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हमारे वर्क करता है बॉडी। वैसे इनमें न्यूरल ग्रंथि का कार्य रहता है, मतलब न्यूरल ग्रंथि जो होती है वो हमारे इनमें डेवलपमेंट करती है, परिवर्धन भी करती है, इसी के साथ साथ मेटामॉर्फोसिस करती है। मतलब क्या बोलेंगे हम? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एक तरह से उसे बड़ा करना, ऑर्गेनिज्म को लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, दैट इज कार्यान्तरण करना। और ओविपोजिशन मतलब एग का डिपोजिशन करने के लिए एग को किसी एक जगह पर स्टोर करके निकालने में भी काम करती है। ओवी या एग्स का डिपोजिशन एक जगह पर इकट्ठा करना एग्स। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में ये फंक्शन करते हैं, लेकिन इनमें न्यूरल ग्लैंड के ही ये फंक्शंस होते हैं। इसलिए इन साइंटिस्ट ने बोला कि न्यूरल ग्लैंड एक पिट्यूटरी ग्रंथि के समान है इन हर्डमानिया के अंदर, राइट। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर की, जिसको हमने न्यूरल ग्रंथि को काट दिया, उसका क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं।
इस तरह से न्यूरल ग्लैंड का हम टीएस देख सकते हैं कि जहां पर यहाँ पर एन्युलर मसल्स प्रेजेंट उपस्थित हैं। ये ब्रैंकियल अपर्चर रीजन है, ये ब्रैंकियल साइफोन वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे ब्रैंकियल अपर्चर, और ये पूरा हमारा साइफोन भाग। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड को क्योंकि हमने कट किया था, तो ये जो न्यूरल ग्लैंड है ये पूरा व्यवस्थित नहीं है, हम टीएस सेक्शन देख रहे हैं। वही ये न्यूरल ट्यूब्यूल है, ये हमारा डॉर्सल ट्यूबरकल है, यहाँ पर टेंटिकल्स स्पर्शक जिसे हमने बोला था ये यहाँ पर उपस्थित। तो इस तरह से हम इसका टीएस सेक्शन देखकर इजीली स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से उत्सर्जी तंत्र यहाँ पर वर्क करता है और क्या फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नर्वस सिस्टम, राइट। इसमें नर्व्स किस तरह से उपस्थित रहते हैं, राइट। इसको हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट डॉर्सल ट्यूबरकल के ऊपर की तरफ और किसके नीचे? न्यूरल ग्रंथि के नीचे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। और वो नर्वस सिस्टम हमारी हर्डमानिया को क्या करेगा, क्या प्रदान करेगा? वहां पर जितने भी रिसेप्टर्स है, संवेग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे? सेंसर्स लेकर आएंगे। जो भी संवेदी वेव्स होंगी, तरंगें होंगी, उनको रिसेप्टर्स के द्वारा पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट या भेजेंगे। ठीक है, तो मेनली काम क्या होगा इनका कि जो भी वहां पर रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, उन रिफ्लेक्स एक्शंस को बॉडी तक ले जाएंगे और बॉडी से वापस ब्रेन तक ब्रेन फंक्शन करेगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को उस अकॉर्डिंगली वहां पर रिफ्लेक्स एक्शंस के अकॉर्डिंगली वहां पर मूवमेंट या गमन करवा सकेगा कि किस पोर्शन को कहाँ किस तरह वर्क करना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम का मेनली काम होगा प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रति जो एक्शन है उस एक्शन को दिखाना, राइट। नर्वस सिस्टम में हमारे आता है गैंग्लिया या गैंग्लियन, गैंग्लियन और नर्व फाइबर्स और नर्व तंतुक आ गए। इसके अलावा इसके साथ ब्रेन रीजन भी आता है। ठीक है, ये तीनों रीजन्स जो होते हैं, ये तीनों रीजन्स मिलकर न्यूरल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जिसका मतलब हुआ कि ये एक जटिल नर्वस सिस्टम को, जटिल हम बोले नर्वस सिस्टम का निर्माण करने में हेल्प कर रहे हैं ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में होता है मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां पे ब्रेन होता है, तो इस तरह से यहाँ पर काम करेगा। और जो गैंग्लियन पार्ट है ये सेरेब्रल गैंग्लिया भी कहलाता है। सेरेब्रल पोर्शन जो होता है उसकी तरह यहाँ पर वर्क करता है, फंक्शन कार्य उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर करेगा, इसलिए हम इसे सेरेब्रल गैंग्लिया भी कहते हैं, राइट। ये सब इस तरह से मिलकर बनते हैं। अब जब भी हम बात करेंगे गैंग्लियन की, गैंग्लियन बीच में प्रेजेंट है, जहां पर क्या है, गैंग्लियन एक तरह से गांठनुमा आकृति जैसा दिखता है। ठीक है, और उसी से हम बोलते हैं कि डिफरेंट नर्व फाइबर्स निकलते हैं और वो नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में एक डेंस नेटवर्क नुमा आकृति, जालनुमा आकृति बनाते हैं, डेंस नेटवर्क बनाते हैं ये फाइबर्स मिलकर। और इन्हीं के कारण सारे संवेदन जो भी होंगे या जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाएं होंगी, वो मिलकर उन अंगों तक उन क्रियाओं को पहुंचा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनकी संरचना की बात करते हैं, तो
यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज ये है हमारा नर्व गैंग्लिया, यहाँ से आर्क बनाते हुए इस तरह से आर्क बनाते हुए दो आर्क्स निकलती है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम है हर्ड मानिया। ये है नर्वस गैंग्लिया या गैंग्लियन। अगर सिंगल होगा तो उसे हम बोलेंगे गैंग्लियन, और अगर प्लूरल होगा बहुत सारे होंगे तो गैंग्लिया। ये है नर्व फाइबर्स, ठीक है, ये भी है नर्व फाइबर्स। ये है एंटीरियर पार्ट या एंटीरियर पोर्शन, और ये वाला है पोस्टीरियर पोर्शन, पीछे वाला पश्च भाग। ठीक है, इस तरह से एंटीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, ब्रैंकियल साइड, और पोस्टीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, एट्रियल साइड। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट यहाँ पर होगा। राइट, नर्वस गैंग्लियन या नर्व गैंग्लियन बीच में प्रेजेंट है, इनसे दोनों तरफ अलग अलग नर्व फाइबर्स निकले। एंटीरियर साइड में ब्रैंकियल साइफन की तरफ जाएंगे तीन फाइबर्स आते हैं इस साइड, और दो फाइबर्स जो होते हैं ये आते हैं पीछे की साइड एट्रियल साइफन की तरफ। और इस तरह से पूरा नर्वस सिस्टम का नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्क बना के जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होंगी वो इन तक रिफ्लेक्स एक्शंस को इन तक ले जाते हैं, जिससे कि इजीली वो रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म कर सके। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके सेंस ऑर्गन्स की, संवेदी अंगों की। सेंस ऑर्गन्स किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। सेंस ऑर्गन्स को हम बोल रहे हैं संवेदांग या संवेदी अंग। जो जितने भी सेंसेस प्रेजेंट है बाहर की तरफ, उन सेंसेस को बॉडी तक लाते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली बॉडी फंक्शन कर सके, शरीर कार्य कर सके। तो जब भी हम सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे, इनको हम डिफरेंट उनमें डिवाइड कर देते हैं, और इनमें डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। राइट, जिसे हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। रिसेप्टर्स मतलब ग्राही, जो कि कुछ रिसीव कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो होती है उन्हें हम बोलते हैं टेको रिसेप्टर्स या फिर टच रिसेप्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्शग्राही, जो कि एक आसपास के वातावरण में हल्का सा टच भी होगा, स्पर्श भी होगा, तो उसके प्रति संवेदनशीलता दर्शाएंगे और उसके अकॉर्डिंग बॉडी को एक डेफिनेट जगह पर ले जाएंगे। जैसे सपोज किसी बड़े ऑर्गेनिज्म का इन पर टच हुआ, तो टच होते ही क्या करेंगे, उस बॉडी को उस ऑर्गेनिज्म से, उस जंतु से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पर्श ग्रहण किया। अब ये जो टच रिसेप्टर्स होते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, टेस्ट के अंदर। जो बाहर आवरण है, बाहर चोल उपस्थित है, उसमें ये रिसेप्टर्स उपस्थित रहते हैं। बीच में
और इन रिसेप्टर्स पर जैसे ही हल्का सा स्पर्श होगा तो ये एक संवेदन क्रिया दर्शाकर बॉडी को उस अकॉर्डिंगली कार्य करवाते हैं। वहीं हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो सेकेंड कैटेगरी है फोटो रिसेप्टर्स, जो कि लाइट के प्रति संवेदन दर्शाते हैं, जिन्हें हम लाइट रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये भी उपस्थित कहाँ होते हैं? टेस्ट में। टेस्ट जो प्रेजेंट है बाहर की तरफ, वहीं पर ये भी उपस्थित रहेंगे, जिन्हें हम प्रकाश संवेदी अंग भी बोलते हैं या प्रकाश संवेदन। ठीक है, जो प्रकाश से बचा रहे हैं। मीन्स अगर लाइट बहुत ज्यादा आती है तो उसके कारण वो अपनी कार्य क्षमता जो होती है वो चेंज कर लेते हैं या बॉडी के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर लेंगे। तो लाइट के आते ही वो एक क्रिया दर्शाएंगे जिसके कारण वो अपने आप को सेफ जगह पर, सही सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं। वहीं हम थर्ड टाइप के रिसेप्टर्स की बात करेंगे जो होते हैं रियो रिसेप्टर्स, जो कि वाटर करंट जो होते हैं उनके प्रति संवेदन दर्शाते हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता बताते हैं। तो ये एक तरह से ये भी उपस्थित कहाँ रहेंगे? टेस्ट में ही उपस्थित रहेंगे, टेस्ट के बीच में वहां पर उपस्थित रहेंगे। और जैसे ही वाटर करंट बहुत ज्यादा आएगा तो उस अकॉर्डिंग बॉडी को क्रियाशीलता करवाएंगे। मीन्स वाटर करंट लो या हाई है, इसके बारे में जंतु को, हर्डमानिया को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके बेसिस पर रियो रिसेप्टर्स जो हैं ये वर्क करके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी को उस अकॉर्डिंगली फंक्शन करवा सकते हैं। वहीं हम फोर्थ टाइप के रिसेप्टर्स की बात करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि टेम्परेचर के प्रति संवेदनशीलता दर्शाए, टेम्परेचर को इजीली सेंस कर पाए। अब थर्मो रिसेप्टर टेस्ट में तो उपस्थित रहते ही रहते हैं, टेस्ट के साथ साथ जो एम्प्यूला उपस्थित है वहां पर तुम्बिकाएं उपस्थित हैं, उनमें भी थर्मो रिसेप्टर वाली प्रॉपर्टी होती है, ये वाला कैरेक्टर उपस्थित रहता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, श्वसन सतह जिसे हम बोलते हैं, वहां पे भी हम इस फंक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर के प्रति संवेदनशीलता बताएंगे, सेंसर्स बताएंगे और उसके कारण ऑर्गेनिज्म अपने आप को मूव कर सकता है किसी सेफ, किसी सुरक्षित जहां पर तापमान सुरक्षित हो, या ऐसे तापमान में ले जाएगा इन्हें जहां पे वो इजीली सर्वाइव कर सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। वहीं हमारे यहाँ पर फिफ्थ टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हैं कीमो रिसेप्टर्स। राइट, कीमो रिसेप्टर्स जो होंगे वो केमिकल्स के प्रति संवेदनशीलता दर्शाएंगे। कैसे केमिकल्स आसपास प्रेजेंट है या आसपास का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उस बेसिस पर ये संवेदनशीलता बताएंगे, सेंसेस बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो कीमो रिसेप्टर्स दो पार्ट्स में उपस्थित रहते हैं। पहला हमारा है टेंटिकल्स या स्पर्शक में, दूसरा डॉर्सल ट्यूबरकल। ठीक है, इन दोनों में कीमो रिसेप्टर्स उपस्थित रहते हैं। जैसे हम रसायन संवेदन भी कह सकते हैं कि रसायन के प्रति संवेदनशीलता बता रहे हैं। अब टेंटिकल्स की जब हम बात करते हैं तो इन्हें हमने क्या बोला है? स्पर्शक, नाम से ही स्पर्शक है।
टेंटिकल्स की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के कार्य करते हैं। सबसे पहले तो ये वाटर की, जल की रासायनिक जांच करते हैं कि जल कैसा है। अगर जल उनके शरीर के अनुसार अनुरूप नहीं है, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है या बहुत कम सॉल्ट प्रेजेंट है, तो उस अकॉर्डिंगली वो उस वाटर को इनटेक नहीं करेंगे या बॉडी में चेंजेस करेंगे ताकि उस वाटर को वो एक्सेप्ट कर सके, उस जल को ग्रहण इजीली कर सके। तो पहला कार्य हो गया कि जल की रासायनिक जांच करने का कार्य होता है टेंटिकल्स। वहीं सेकेंड वर्क की बात करें तो फूड जो वो लेते हैं, भोजन जो ग्रहण कर रहे हैं, उसको स्मेल करने का, भोजन जो ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसको स्मेल करने का कार्य भी इन टेंटिकल्स का ही होता है, इन स्पर्शक का ही होता है। और इसके कारण, इस स्मेल लेने के कारण क्या होगा कि वो सही फूड को, सही भोज्य पदार्थ को अंदर की तरफ ले जा पाए। इसी के साथ इसका एक फंक्शन और होता है कि ये फूड के छोटे कण को, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को अंदर ले जाते हैं। भोज्य पदार्थ जो छोटे कण में होंगे उन्हीं को अंदर ले जाते हैं और उन्हीं को वहां से एंडोस्टाइल तक पहुंचाते हैं। दैट मीन्स इनका कार्य एक सीव की तरह, एक छलनी की तरह भी होता है कि ये छलनी की तरह छोटे पार्टिकल्स को अंदर की तरफ भेजने का कार्य करते हैं। और इनमें क्योंकि रिसेप्टर्स उपस्थित हैं तो इस तरह से ये जल और फूड की जांच करने का कार्य करते हैं और इनमें सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स, पक्षमा भी उपस्थित रहते हैं। वहीं हम डॉर्सल ट्यूबरकल की बात करें तो डॉर्सल ट्यूबरकल का स्ट्रक्चर कुछ हमारे पास इस तरह से होता है और ये व्यवस्थित कहाँ होता है, अभी हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के नीचे। ये विभाजित होता है दो पिंडों में, टू लोब्स के अंदर इसका डिवीजन होता है, दो पिंड, द्विपिंड के स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर हम इनकी बात करें तो इन दो पिंडों में भी अलग से 3 to 4 स्पाइरल होल्स होते हैं, 3 से 4 या 3 स्पाइरल होल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर है, व्यवस्थित कहाँ है, नर्वस सिस्टम के नीचे की तरफ, ठीक है, डॉर्सल लैमिना के ऊपर और पृष्ठ सतह पर व्यवस्थित है। अब इनका कार्य क्या होता है, इनके दो कार्य होते हैं। जो भी भोजन आ रहा है, फूड आ रहा है, उसको या तो स्मेल करने का कि उसको घ्राण कर सके, उसको सूंघ सके, एंड दूसरा होता है उसका टेस्ट करने का कि वो फूड कैसा है, उसको टेस्ट कर सके। तो यहाँ पे फंक्शन दो होंगे कि सूंघने की क्षमता भी इसी के कारण आती है और भोजन को स्वाद जो होता है उसको चखने की क्षमता भी इसी से आती है। तो दो फंक्शंस हो गए, स्मेल लेना एंड टेस्ट करना। तो अभी हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, और संवेदी अंग जो है वो किस प्रकार विभाजित है 5 टाइप्स में, उस बेसिस पर हमने सेंस ऑर्गन्स को स्टडी किया। एक चीज जो हम देखते हैं हर्डमानिया के नर्वस सिस्टम में, वो हम ये देखते हैं कि जो नर्व्स होती हैं, ब्रेन तक जो नर्व्स जाती हैं, वो दो टाइप की हो सकती हैं, या तो बाइपोलर हो सकती हैं या फिर मल्टीपोलर हो सकती हैं। जिसका मतलब हुआ कि बाइपोलर मतलब ये दो टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर उपस्थित हैं, ठीक है, और मल्टीपोलर मतलब बहुत सारे डेंड्राइट्स जो हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित हैं। बाइपोलर में डेंड्राइट्स का अमाउंट बहुत कम होता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ एक्सॉन में, इस तरह से दो पोल्स की तरह नर्वस सिस्टम व्यवस्थित है। वहीं मल्टीपोलर में इस तरह से नर्वस सिस्टम होता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ तो टर्मिनल्स होते ही हैं एक्सॉन के, और यहाँ पर सेल बॉडी में भी डिफरेंट बहुत सारे डेंड्राइट्स की तरह यहाँ पर ये अरेंज रहते हैं। तो ये मल्टीपोलर हो गया, ये बहुत सारे पोल्स में विभाजित एक तरह से ये वाले सेल्स। तो ब्रेन तक जो नर्वस सिस्टम, नर्वस फाइबर्स जा रहे हैं, बाइपोलर भी हो सकते हैं और मल्टीपोलर भी हो सकते हैं, बट यूनिपोलर कभी नहीं होंगे यहाँ पर।
हर्डमानिया में यूनिपोलर नर्वस सिस्टम एब्सेंट रहता है। तो इस तरह से हमारे इन हर्डमानिया में नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है। जब हम बात करते हैं हर्डमानिया की, तो हर्डमानिया में हमने देखा सीलोम का स्ट्रक्चर। हम बात करेंगे यहाँ पर सीलोम, प्रगुहा एंड एट्रियम। किस तरह से ये दोनों हर्डमानिया में व्यवस्थित रहते हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें कि सीलोम की, तो इनमें जो ट्रू सीलोम होती है, वास्तविक सीलोम होती है, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में व्यवस्थित रहती है, नासत अवस्था में ये रहती है, रासत रहती है, रिड्यूस्ड रहती है ट्रू सीलोम। ठीक है, तो इनमें सीलोम हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो पेरिकार्डियम है उसके आसपास भी सीलोम रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो गोनाड्स हैं, गोनाड्स के आसपास गुहा देखने को मिलती है, जननतंत्र जिन्हें हम बोलते हैं। इसके अलावा फेरिंक्स, रसनी भाग जो है, इसके आसपास भी सीलोम देखने को मिलती है। तो ये जो इन रीजन्स के आसपास, इन भागों के आसपास जो सीलोम व्यवस्थित रहती है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क पुट करती है कि इनके आसपास सीलोम है तो किस तरह से है, कैसी संरचना हुई होगी, किस तरह इनमें विभाजन हुआ कि इन रीजन्स के आसपास सीलोम है। तो ये एक तरह से संदेह में इंसान को डाल देती है। तो हर्डमानिया की स्टडी जब साइंटिस्ट ने की थी, तो वो भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो गए थे, संदेह में आ गए। तो इनके अंदर अगर नॉर्मली सीलोम की बात करेंगे तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगी। वहीं हम इनमें एट्रियम की बात करते हैं, तो एट्रियम कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर भाग जो होता है और जो वेंट्रल भाग होता है। ठीक है, इन दोनों भाग में एट्रियम एब्सेंट होता है। अग्रभाग और अधर भाग में एट्रियम की एब्सेंस होती है, ये उपस्थित नहीं। वहीं पोस्टीरियर भाग, पश्च भाग और पूरा का पूरा डॉर्सल भाग, पृष्ठ भाग जो होगा, वहां पर ये बहुत अच्छे से व्यवस्थित रहता है। राइट, तो हम बोलेंगे कि एट्रियम जो होता है वो हमारे कहाँ से खुलता है, फेरिंक्स भाग जो है जहाँ पे स्टिग्मेटा उपस्थित है वहां से, और आगे ईसोफेगस कनेक्टेड रहती है। तो ये मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है बॉडी का कवर करती है ये एट्रियम भाग। ठीक है, और एट्रियम भाग से आगे की ओर अगर हम जाएंगे तो हमारा आता है एट्रियल साइफन। राइट, और यही साइफन आगे जाकर एट्रियल अपर्चर में, छिद्र में खुलता है। ऑलराइट, एट्रियल छिद्र में खुलने के बीच में कुछ यहाँ पर एट्रियल टेंटिकल्स भी व्यवस्थित रहते हैं और स्फिंक्टर्स भी व्यवस्थित रहते हैं। तो उनमें से जाते हुए ये बाहर अपर्चर द्वारा, छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। तो एट्रियम की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी एक तरह से गुहा है, बहुत बड़ा रीजन है जो आगे जाकर क्लोका में ओपन होता है। राइट, क्लोका पोर्शन में इसका ओपनिंग हम देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है सीलोम एंड एट्रियम पार्ट। राइट, अब हम बात करते हैं इसके हर्डमानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र जो होता है वो किस तरह से प्रेजेंट है। सबसे पहली बात तो इनके गोनाड्स जो होते हैं वो पेयर्स में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे हम गोनाड्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये पेयर्स में रहते हैं। लेफ्ट गोनाड जो होता है वो इंटेस्टाइन के लूप के बीच में रहता है। इंटेस्टाइन का जो घेराव होता है उसके बीच में लेफ्ट गोनाड रहेगा। वहीं राइट गोनाड की अगर बात करते हैं तो ये पेरिकार्डियम की
डॉर्सल पृष्ठ सतह पर मतलब पेरिकार्डियम के ऊपर की ओर व्यवस्थित रहता है। पेरिकार्डियम की पृष्ठ सतह पर या डॉर्सल सरफेस पर इसके व्यवस्थित रहता है। तो इस तरह से लेफ्ट एंड राइट गोनाड पेयर्स में व्यवस्थित रहेंगे हर्ड मान। अब यहाँ बात करते हैं गोनाड्स की, तो हमने बात कर ली, लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट, दैट मींस उभयलिंगी हैं। इनमें मेल और फीमेल्स एक ही गोनाड के अंदर दोनों तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं और व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इन जंतुओं को हम कहते हैं उभयलिंगी। राइट, एक बार हम अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं इन गोनाड्स का कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट। राइट, यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे देखना कि दोनों जो मेल हैं और दोनों जो फीमेल हैं वो यहीं पे ही व्यवस्थित रहेंगे। राइट, अभी देखिए और बहुत अच्छे से ये दोनों चीजें हमें विजिबिलिटी देती है। राइट, जो भी है स्ट्रक्चर्स बहुत प्रॉपर्ली प्रेजेंट हैं यहाँ पर। राइट, इस तरह से ये तो मेल सिस्टम हुआ। अब फीमेल सिस्टम की अगर बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे ही व्यवस्थित रहता है, इसी तरह से बीच में। ठीक है, ये इस तरह के जनन अंग यहाँ पर गोनाड उपस्थित रहते हैं। इसको हम बोलेंगे मीडियन गोनाड या मीडियन राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमने बीच वाली बनाई थी, अभी अपन देख लेते हैं, ये होगी ट्यूब्यूल्स उपस्थित हैं यहाँ पर। ये स्पर्मेटिक पोर्शन है, ये ओवेरियन पोर्शन है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्थित है।
अब जब सबसे पहले अगर हम मेल्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो मेल्स में हम क्या देख रहे हैं, इन ऑर्गेनिजम्स में एक गोनोडक्ट होगी, एक गोनोपोल, ठीक है, और उस हिसाब से वो नाम मिलेगा कि किसके अंदर व्यवस्थित, ठीक है। तो क्योंकि मेल्स हैं तो मेल्स में स्पर्मेटिक पोर जो होगा, जो एंड हो रहा है गोनोपोल, वो होगा स्पर्मेटिक पोर। ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोका, ठीक है। और स्पर्मेटिक डक्ट्यूल है, मींस डक्ट्स, डक्ट जो होगी, जो गोनोडक्ट हम बोल रहे हैं, वो मेल्स में स्पर्मेटिक डक्ट्यूल के नाम से प्रेजेंट होगी। वहीं यहाँ हम देखेंगे कि स्पर्म ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ से जा रही हैं, और ये जो है हमारी टेस्टिस है, राइट, ये ओवेरियन ओवरीज है, ऑलराइट। इसको भी हम मीडियन टेस्टिस बोल सकते हैं। तो जो मीडियन टेस्टिस है वो बिल्कुल किडनी शेप्ड है, वृत्त आकार की है, और यहाँ पर इनसे ट्यूब्यूल्स निकलकर जाएंगे। जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकलकर पूरा एक स्पर्मेटिक डक्ट्यूल का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई टेस्टिस, ये हो गई ओवरी, ओवरी में से भी डक्ट्स निकलेंगी, उन्हें हम ओविडक्ट बोलेंगे, और ये ओपन होंगी बाहर की तरफ ओवेरियन पोर, ठीक है। तो मेल्स में सबसे पहले बात कर रहे हैं, मेल्स का स्ट्रक्चर और डक्ट जो है वो बिल्कुल पतली सी है, और इनके दोनों तरफ टेस्टिस प्रेजेंट है। मीडियम टेस्टिस जो है वो बड़ी है, बिल्कुल वृत्त आकार की, और इनसे बहुत ज्यादा बड़ी। सारी डक्ट्स ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होकर ओपन होंगी क्लोका वाले पोर्शन में। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की या स्पर्म फॉर्मेशन की, तो जो स्पर्म होगा इनके अंदर पॉलीमॉर्फिक प्रकार का होता है। दैट मीन्स इनमें अलग अलग प्रकार का स्पर्म स्ट्रक्चर हम देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस तरह से स्पर्म्स जो होंगे वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड हो सकते हैं। एक्रोसोम सबसे ऊपर वाला भाग, देन हेड रीजन, देन टेल रीजन, और हेड रीजन में ही एक्रोसोम आता है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा नेक रीजन। तो कई बार पॉलीमॉर्फिक है क्योंकि ये अलग अलग आकृति में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनकी बात अगर करें, इनकी साइज है 0.4 म्यू के आसपास, राइट, माइक्रोन के आसपास। और ये हम बोल सकते हैं एक्रोसोम भाग जो है वो कई बार हेड के बराबर होता है, कई बार हेड से छोटा होता है एक्रोसोम भाग, और कई बार हेड रीजन से बड़ा एक्रोसोम भाग होता है, तो एड बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। इस तरह से पॉलीमॉर्फिक आकृति वो देते हैं। तो ये हमारे हुई मेल्स की बात। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेल्स हैं तो ये क्या होंगे, एकदम रेड कलर की ट्यूब्यूल्स की तरह ये प्रेजेंट होंगे, और रेड कलर की ट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर संरचना ये देंगे। वहीं हम बात करें अगर फीमेल्स की, तो वो पिंकिश कलर की संरचना प्रदान करते हैं। फीमेल्स पिंकिश कलर होती है, ओवरीज वगैरह, एंड ये क्या होंगी, मेल से बड़ी होंगी इनकी डक्ट्स, और जहाँ पे बन रहा है ओवेरीज वगैरह वो भी क्या है, लार्ज साइज में प्रेजेंट है, और ओविडक्ट भी थोड़ा आगे जाकर खुल रहे हैं, खुल दोनों क्लोका में ही रहे। वहीं अगर हम इनकी ओवेरीज से जो ओवा बनाते हैं उनकी बात करें, तो इनकी साइज होती है 0.3 मिलीमीटर के आसपास इनकी साइज होती है ओवा की, और वो बड़े होते हैं साइज में, और मेल जो है गैमीट्स वो साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। इस तरह से फीमेल का
ये हमारा ओवेरियन डक्ट्यूल सारे कनेक्ट होकर ओवेरियन पोल के द्वारा बाहर खुल रही है। अब जब हम इनके गैमीट्स की बात करते हैं तो गैमीट्स दोनों में अलग अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, गैमीट्स में नॉर्मली हम बात करेंगे, एक होता है मेल गैमीट, एक होगी फीमेल गैमीट। राइट, फीमेल गैमीट्स में क्या होंगे, फॉलिकुलर सेल्स होंगे, पुटिक कोशिकाएं होंगी, फॉलिकुलर कोशिकाएं होंगी। मेल गैमीट्स में क्या होंगे, और दोनों ही टेस्टिस और ओवेरीज किसके द्वारा कवर रहेंगी, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर के द्वारा। मेल्स के अंदर हम बोल सकते हैं स्पर्मेटिड्स प्रेजेंट रह सकते हैं, वहीं फॉलिकुलर कोशिकाएं फीमेल्स में उपस्थित। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में क्या बोलेंगे हम, फीमेल्स में हम बोलते हैं, फीमेल्स में भी तो एक नाम होता है, जैसे मेल्स में हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पर्म्स का फॉर्मेशन। तो ऐसे ही फीमेल्स में हम, क्योंकि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ओवा का, ऐसे हम उनको बोलते हैं oogenesis। राइट, इस तरह से प्रोसेस होता है। वही प्रोसेस होगा कि क्या बन रहा है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं और स्पर्मेटिड बन रहे हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं यहाँ पे भी यही होगा, प्राइमरी ओगोनिया होंगे, ओगोनिया से ओवम का फॉर्मेशन होगा, वही स्टेप्स के थ्रू। तो जब हम स्पर्म की बात करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड रीजन, राइट, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक रीजन और लास्ट में टेल रीजन। टेल के कारण ये इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। वहीं oogenesis के द्वारा जो ओवा बनेगा उसमें हम देखते हैं 3 प्रकार की लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट तरीके से देखने को मिलता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इनके चारों तरफ एक कवरिंग भी रहती है, फॉलिकुलर सेल्स। राइट, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये ओवा है, ओवम है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में ना होकर साइड में होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक या अकेंद्रकित न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक। राइट, और इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ
क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स या क्रोमैटिन नुमा आकृति वाले पार्टिकल्स या पदार्थ भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जस्ट बाहर है विटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाहर है इनर कोरियन, उसके बाहर है आउटर कोरियन। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन और इनर कोरियन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, और इस पेरीविटेलाइन स्पेस पे पेरीविटेलाइन फ्लूइड या द्रव्य भी उपस्थित रहता है, और उस द्रव्य में ये जो फॉलिकुलर सेल्स और फॉलिकुलर कोशिकाएं हैं वो भी कई बार गिर जाती हैं और ये पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, योग उपस्थित होता है जो भी पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। वहीं इनर एंड आउटर कोरियन के बीच में जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटरकोरियोनिक स्पेस, क्योंकि दोनों कोरियन के बीच में है, और इसमें जो द्रव्य उपस्थित होगा उसको हम बोलेंगे इंटरकोरियोनिक फ्लूइड या द्रव्य। ठीक है, और इसको चारों तरफ से ये फॉलिकुलर कोशिकाओं द्वारा कवर्ड रहते हैं। तो इस तरह से ओवम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और स्पर्म्स का स्ट्रक्चर अभी हमने जस्ट रिसेंटली देखा। अब क्या होगा, मेल्स एंड फीमेल्स के जो भी गैमीट्स हैं वो डक्ट और पोर के द्वारा क्लोका में क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, और क्लोका से बाहर की तरफ वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, वाटर में रिलीज करने के बाद क्या होगा, वहां पे बाह्य निषेचन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद वहां जाइगोट या युग्मक का निर्माण हो जाएगा। अब हमने ये बोला है कि ये जो गैमीट्स होते हैं वो प्रोटोगाइनस नेचर के होते हैं। ठीक है, दैट मींस कि प्रोटो मींस पहले, गाइनस मींस फीमेल से रिलेटेड है, तो फीमेल गैमीट्स जो होंगे वो पहले मैच्योर हो जाएंगे। इनका जो परिपक्वन होगा, मैच्योरेशन होगी, वो पहले हो जाएगी। मैच्योर जो होंगे ये पहले हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि ये पहले रिलीज हो जाते हैं जल के अंदर, समुद्र में, और स्पर्म्स जो है वो बाद में रिलीज होंगे, क्योंकि उनका नेचर प्रोटोगाइनस या प्रोटो, ऐसा नहीं है कि वो पहले की तरफ पहले मैच्योर हो जाए, क्योंकि इनका पहले मैच्योरेशन होगा, ये पहले रिलीज होंगे, और इसीलिए इनमें ऑटो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। दैट मींस सेम ही ऑर्गेनिज्म के मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज नहीं करते, क्योंकि दोनों का परिपक्वन समय जो है, मैच्योरेशन टाइम जो है वो अलग अलग है। इसलिए ये वाले ऑर्गेनिजम्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, और इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के गैमीट्स कंबाइन होंगे और उस तरह से फंक्शन करके आगे डेवलपमेंट करेंगे एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरह से होता है हमारे बर्डमानिया में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं उभयलिंगी है, हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, और इनके अंदर अलग अलग टाइप के गैमीट्स बनते हैं, अलग अलग ट्यूब्यूल्स हैं, क्लोका में ओपनिंग होती है, और उस कारण से ये वाले जो गैमीट्स हैं अलग अलग गैमीट्स बनाकर फ्यूजन करके युग्मक का निर्माण करते हैं। निषेचन बाह्य होता है, निषेचन के बाद एक लार्वा बनता है जो फ्री स्विमिंग लार्वा कहलाता है। इसलिए इनका डेवलपमेंट जो है, परिवर्तन जो है वो अपरोक्ष प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। इसीलिए ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि जो बर्डमानिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस तरह से वर्क कर रहा है, राइट। और एक और चीज कि यहाँ पर जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है वो कौन सिक्रीट करता है, ओवम ही सिक्रीट करेगा। पर यहाँ पर इनर कोरियन और आउटर कोरियन जो बाहर की तरफ जो कोरियन लेयर है और जो अंदर की तरफ कोरियन लेयर है, इसका सिक्रीशन फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा होता है, राइट। फॉलिकुलर सेल्स इसे सिक्रीट करते हैं और जिसके कारण इन लेयर्स का फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस पूरा चलेगा। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पर
जब प्रोसेस चलता है तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और बाद में स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। योग जो है विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो कभी फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि योग जो है वो एग के आसपास ही सराउंड करते हुए प्रेजेंट रहेगा। साइज हमेशा इसका बड़ा होगा, स्पर्म्स का छोटा होगा। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ खत्म होता है।